अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हुसैन MB न्यूज़ के साथ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे एक आजिज़ाना गुजारिश है। ये आपके और आपकी पार्टी के ये अल्फाज होते थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म चोर है। तो आज हम जब पेट्रोल बढ़ रहा है तो हम क्या कहें इस मामले में? ये हमें आप ही गाइड कर दीजिए कि हम इस बारे में अब क्या कहें। दूसरा, आपने पेट्रोल तो बढ़ा दिया। पेट्रोल बढ़ाने के बाद अब आपने आगे बिजली बढ़ा देनी है, क्योंकि आपने कहना है IMF ने कहा है कि पहले IMF ने कहा कि पेट्रोल बढ़ाओ, अब उन्होंने कहा है कि बिजली बढ़ाओ, कल वो कहेंगे कि लोगों की सांस पे भी टैक्स लगा दो। और दूसरे नंबर पे जो पंजाब के अंदर गोबर टैक्स, आपने भैंसों पे टैक्स लगा दिया, तो आपको चाहिए गधों पे भी टैक्स लगा दें, घोड़ों पे भी टैक्स लगा दें। वो भी पेशाब करते हैं, उन पे भी टैक्स लगा दीजिए। हम इन चीज़ों के टैक्स पे तो जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर जाके ये चेक किया कि वो टैक्स पूरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अब एक ही एटम बनाने की 2 फैक्ट्री हैं और वो एक एक लाख पीस महीने का तैयार कर रहे हैं। एक फैक्ट्री वाला ईमानदार ताजर है, वो अपना पूरा टैक्स दे रहे हैं, और दूसरा वो जो ताजर है वो भी 1 लाख पीस बना रहा है, मगर वो टैक्स कितने का दे रहा है? सिर्फ 10,000 पीस का। आपके बंदे जाते हैं, मुट्ठी गर्म करता है, वो बोल ओके जी इसने 10,000 पीस बनाए। ये टैक्स लेने का निज़ाम जो है, इसके अंदर भी जुल्म है और ज्यादती है। ज्यादती उस शख्स के साथ है जो शरीफ ईमानदार इंसान है, उसके साथ ज्यादती है। और जो चोर बेईमान है उसको इस मुल्क के अंदर मजे हैं, उसको कोई नहीं पूछने वाला। और कभी किसी ने जाके ये चेक नहीं किया कि इस फैक्ट्री के अंदर कितना माल तैयार हुआ है, जिसने टैक्स दिया उसका कितना माल तैयार हुआ है, और जो कम टैक्स दे रहा है इसका कितना माल तैयार हुआ है। कि वाकई इन्होंने दोनों ने इतना ही माल बनाया, इतना इतना ही बनाया जितने का टैक्स दे रहे हैं? या कि ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख पीस उसने बनाया, 1 ही लाख पीस इसने बनाया, और ये सिर्फ 10,000 पीस का टैक्स दे रहा है, 90,000 पीस खा रहा है। ये अवाम ने नहीं चेक करना, ये गवर्नमेंट ने चेक करना है। बड़ी बड़ी बैठ के बातें करना, बड़े बड़े मतलब है कि फलसफे झाड़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ग्राउंड रियलिटी के अंदर जाके आपके जो इतने बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कभी कोई एक मिनिस्टर बता दे कि उसने इन चीज़ों पे तवज्जो दी हो जाके, या जाके फैक्ट्रियों के अंदर छापे मारे हों, ऑडिट किया हो कि हाँ यार ये वाकई ये टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो भी टैक्स लेने जाता है या जो भी इदारा उन पर टैक्स डालता है, उसको बस मुट्ठी गर्म हो गई, उसने जितना मालिक ने कहा उतना टैक्स उसने कर दिया, वह ये लो टैक्स पूरा हो गया। अब आप महंगाई करने की बजाय, गरीबों को और मजीद दबाने की बजाय, गरीबों को और मारने की बजाय, बेहतर है कि आप इन बड़े बड़े लोगों के पीछे लगें, इन बड़े बड़े लोगों के पूरा टैक्स वसूल करें। जो टैक्स चोर हैं, ये टैक्स भी चोरी करते हैं, बिजलियां भी चोरी करते हैं, मगर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं जो मतलब आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो सब पे सेल टैक्स लगा हुआ है, और वो पूरे पाकिस्तान में गरीब से गरीब तर आदमी से भी वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। जिस बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं है वो भी उस टैक्स को दे रहा है, उससे भी ये टैक्स वसूल किया जा रहा है, मगर गवर्नमेंट के पास ये टैक्स नहीं पहुंचता। ये टैक्स वही लोग खा जाते हैं और उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कानून ऐसे है कि यहां सिर्फ और सिर्फ जो है वडेरा चाहिए, अफसर चाहिए, वो खा जाए उस पर जायज है। और गरीब आदमी का अगर उनके मीटर 200 यूनिट से ऊपर चला जाता है तो उसको इतना बड़ा बिल ठोक दिया जाता है कि इसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, और उसकी सजा उसे 6 महीने तक मिलती रहती है। आपने ये कभी सोचा है
कि उस आदमी पे जिस पे आपने इतना बोझ डाल दिया 1 यूनिट बढ़ने पे, और 6 महीने तक आपने उसको सजा दे दी है, वो कैसे पूरा करता होगा और उसके दिल से क्या आपके लिए निकलता होगा? स्वाय बद्दुआओं के और कुछ नहीं निकलता होगा। आपने तो मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को बदनाम कर दिया, नवाज शरीफ को बदनाम कर दिया। शायद पोजीशन भी इतना नुकसान नवाज शरीफ को नहीं पहुंचा सकी जितना आपने पहुंचा दिया उसको। और अगर आप लोग समझते हैं कि यार आप लोगों से ये नहीं हो सकता, तो आप सीट से हट जाएं। कह दें कि मेरे बस में नहीं है कि मैं आवाम को रिलीफ दे सकूं, मेरे बस में इतना ही काम है कि आईएमएफ का जो भी आर्डर है मैं उसे पूरा करूं, बस मैं सिर्फ उसी को पूरा कर सकता हूं, मैं आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता। और मेहनत हमने नहीं करनी, मेरी किसी टीम ने कोई मेहनत नहीं करनी, किसी फैक्ट्रियों पे छापे नहीं मारने, किसी बड़े बड़े जो इदारे हैं उन पे छापे नहीं मारने कि वो टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमने एक इदारा बना दिया है, वो इदारा की मर्जी है, अफसरशाही है, जो मर्जी है वो करता रहे। वो किसी को 100 रुपए का टैक्स लगाए या किसी को 1 करोड़ रुपए का टैक्स लगाए, उस इदारे की मर्जी है। वहां किसी ने कोई ये नहीं चेक करना कि इसके अंदर कितनी प्रोडक्ट तैयार हो रही है, कितना माल ये बेच रहा है, अवाम की जेबों से इस शख्स ने कितना पैसा सेल टैक्स के नाम से लूट लिया, उसको किसी ने चेक नहीं करना। वहां आने वाले को कुछ दे दिया, उसकी मुट्ठी गर्म होगी, उसने बोला इसका टैक्स इतना ही बनता है सर, ये लो बस। अब जहां मिसाल के तौर पे 3000 का टैक्स वसूल कर दिया उन्होंने, 3000 अरब का टैक्स अवाम से वसूल कर दिया है, और गवर्नमेंट के खजाने में कितना पहुंच रहा है? 500 अरब, 2500 अरब जो है वो रास्ते में खत्म। फिर हमारे मुल्क की ऐसी पुलिसियां हैं कि बड़े बड़े जो है इसी मुल्क से पैसा बना के और वो बाहर भाग जाते हैं और बाहर जाके पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर पुलिस ही ऐसी है इस मुल्क के अंदर। ओ भाई, आप बड़े बड़े लोगों को भी जो बाहर जा रहे हैं, जो उनको यहां सहूलतें नहीं है, वो सहूलतें दे, ताकि वो बाहर बिजनेस करने की बजाय इसी मुल्क के अंदर बिजनेस करें, इस मुल्क के अंदर तरक्की हो। जितने फालतू पावर हाउसेज लगे हुए हैं जो बिजली नहीं बना रहे और उनकी पेमेंट की जा रही है, उनको तो बंद करो। और पिछली दफा भी जितने आपने पावर हाउसेज बंद किए थे, अगर उनके हिसाब से लिया जाता तो फी यूनिट 14 रुपए कम कर सकते थे आप, अगर करना चाहते, मगर आपने नहीं किया था। अल्लाह ताला ही है आप लोगों के दिलों में ये रहम डाल दे कि इसके अंदर ऐसे भी गरीब लोग हैं, ऐसे भी मजबूर लोग हैं बेचारे, जो एक वक्त का खाना खाने से मजबूर हैं। इस मुल्क के अंदर ऐसे भी बुजुर्ग हैं बेचारे जो अपनी मेहनत मजदूरी करने से मजबूर हैं, वो कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे। यार, आप लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसीओ में बैठे हुए हैं, आप लोगों को क्या एहसास है उन गरीबों का कि वो गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो है जुर्मदार ही जो है वो गरीब है। आज मैं उन तमाम आपके वजीरों से पूछता हूं और मुशीरों से पूछता हूं, जो पोजीशन के दिनों में पेट्रोल बढ़ता था तो कहते थे वजीर आजम चोर है, और आज वो क्या कहेंगे? आज वजीर आजम क्या है? आज भी उनका काम है टीवी पे आए और आके अपना भाषण दें वो कि आज वजीर आजम क्या है। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही कानून है कि जो पोजीशन में होता है वो हुकूमत को चोर कहता है, जब वो हुकूमत में आ जाता है, दूसरा पोजीशन में होता है, तो वो उसको चोर कहता है। भाई, ये चोर चोर का खेल खेलते रहो बस। मुल्क के अंदर जो भी वजीर आजम आता है, आज तक
ये 40-50 साल के अंदर जितने वजीर आजम आए हैं वो सब के सब अपने मुफादात के लिए ही आए। अगर कोई एक आधा बीच में अच्छा आया तो उसको करना ही नहीं दिया। नवाज शरीफ का वो दौर बहुत ही अच्छा था। आज बहुत सारे लोग बैठ के ये बातें कर देते हैं जी वो तरक्की जो है ग्वादर की जो है वो नून लीग ने नहीं, वो परवेज मुशर्रफ ने की थी। अरे परवेज मुशर्रफ के आने से पहले मैं खुद ग्वादर जाके देख के आया था। 3 रोड आने के 3 जाने के मोटरवे बन रहे थे और जैसे मुशर्रफ आया वो खत्म कर दिए। ये मुशर्रफ ने तरक्की की थी। और ये बर्थ जो बन रहे थे वहां पर वो मुशर्रफ से आने से पहले बन रहे थे। हमारे लोग कुछ टीवियों पे बैठ के हमें ये भाषण दे देते हैं कि वो फलाना नहीं कर रहा था, फलाना झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग टीवियों पे बैठ के ये। और जब मुशर्रफ ने इस मुल्क पे कब्जा किया था उससे पहले हमारे मुल्क की करेंसी क्या थी और इंडिया की क्या थी, और जब मुशर्रफ आ गया तो उसके बाद हमारे मुल्क की करेंसी कहां पहुंच गई और इंडिया की कहां पहुंच गई। ये चीजें हमने कभी नहीं देखी। हम ये देख रहे थे कि जी वो मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा काम हो गया था, बड़े अच्छे काम हो रहे थे, इसराइल वालों के साथ मिलकर मुशर्रफ काम करता रहा, यह सबको पता है। और जब आखिर में उन्होंने छोड़ा तो मुशर्रफ के दौर में भी काम कम हो गया, क्योंकि इसराइल को तस्लीम नहीं करा सकता था मुशर्रफ। इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी गेमें होती हैं जो हम लोगों को, गरीब आवाम को पता ही कोई नहीं होता। और फिर जब सी पैक का मसला हुआ था, सी पैक अगर उस टाइम बन जाता और आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। इसमें बड़े बड़े इदारों का भी कसूर है। बाजवा साहब के मुंह पे बैठ के चीनी सफीर ने बोला था कि जो पिछले दौर में हमारा सी पैक का काम हो रहा था उसका चौथा हिस्सा भी नहीं हो रहा, मगर किसी को कोई असर नहीं हुआ था। हम खुद इस मुल्क के दुश्मन हैं, खुद। हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि दुबई हमारे पीछे लगा हुआ था, दुबई अपना पूरा जोर लगा रहा था, पूरा पैसा फेंक रहा था कि किसी तरीके ये सी पैक ना बने और ग्वादर पोर्ट चालू ना हो जाए। अगर ग्वादर पोर्ट चालू हो गया तो दुबई की मार्केट खत्म हो जाएगी। दुबई ने अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हुआ और हमारे कई ऐसे असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर यह बोला कि देखो जी हमें तहफात थे, हमने सी पैक बंद कर दिया है। वो बंद इसलिए नहीं किया था इनको तहफात थे, वो बंद इसलिए किया गया था कि पीछे से माल आ रहा था कि इसको बंद करना है। वो 16 अरब रुपया लगाया गया एडवर्टाइजिंग के ऊपर डैम की कि जी डैम फंड जमा कराओ, और वो 16 अरब पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा चला गया। और जो उसमें पैसा आया वो साकिब नसार और कुछ और लोग मिलकर बांट के खा पी के भाग गए। वो जुगी लगाने वाला कहां चला गया आज? ऐसे लोग मुल्क के दुश्मन है। किसी ने पूछा उसको बुला के कि तूने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की थी तो तुम्हें इस कटहरे में खड़ा किया जाए? नहीं, क्योंकि जो बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, बड़े ओहदे वाले मुल्क को टुकड़े कर दे उनको फिर भी पूछा नहीं जाता कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर गरीब आदमी जो है उससे एक कांच का गिलास टूट जाए तो उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है, ओए तूने गिलास तोड़ दिया। क्योंकि गिलास तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना कोई जुर्म नहीं है। कब तक इस मुल्क के अंदर यह खिलवाड़ होता रहेगा? आज हमारे ये इन्हीं खिलवाड़ों की वजह से और ऐसे गद्दार लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क इस नौबत पे पहुंचा हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर जब तरक्की देखते हैं हो रही होती है तो बीच में कोई ना कोई ऐसा गद्दार आ जाता है उसको रोकने के लिए। अल्लाह ताला ही है इस मुल्क के ऊपर रहम फरमाए। हर इदारे के अंदर कोई ना कोई एक शख्स ऐसा आता है
जो इस मुल्क को पीछे धकेल देता है। मुल्क हमारा अगर अच्छी सिमत में जा रहा है उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि ना बरतानिया चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना इंडिया चाहता है, ना दुबई जैसे लोग चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तरक्की हो। और उनके पिट्ठू यहां बैठे हुए हैं, वो इस मुल्क को वहीं रोक देते हैं कि इसकी तरक्की को आगे नहीं बढ़ने देना। ये हमें सबको पता है कि कौन कौन इसमें शामिल था। इसमें हमारी अवाम का भी कसूर है। हम अवाम भी जो है ना, ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क के लिए सही काम करने वाला कौन है और गलत काम करने वाला कौन है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप अगर इसी तरह काम करते रहेंगे और इसी तरह का रिलीफ इस गरीब अवाम को देते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। गरीब नहीं रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि गरीब भूख और प्यास से मर जाएगा और अपनी मजबूरियों से ही मर जाएगा। इस मुल्क में गरीब नहीं रहेगा, गरीब खत्म हो जाएगा। और आप एक कामयाब तरीन वजीर आजम होंगे कि जिन्होंने गरीब खत्म कर दिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी पूरी काबीना टैक्स वसूल करने के मामले में ही नाकाम रह जाती है। टैक्स ही पूरा वसूल नहीं कर पाती। जितना टैक्स वसूल करना चाहिए वो टैक्स वसूल नहीं हो रहा इस मुल्क में। उसका सब का सब बोझ गरीब आवाम पे डाल दिया जाता है। बिजली चोरी बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वहां एक ही पीएमटी से अगर बिजली चोरी होती है तो वो पूरे मोहल्ले में उसका जो है लोड डाल दिया जाता है कि जी जो बिजली चोरी हुई है हमने इसका वसूल करना है और इसी मोहल्ले से वसूल करना है। चोर उसमें एक है, इदारे इसमें नाकाम है। इदारे नहीं पकड़ सकते उसको, कि इदारों को पता होता है, इदारे पैसा लेके चोरियां खुद करवा रहे होते हैं, मगर उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। वो सब पूरी कॉलोनी पे बोझ डाल दिया जाता है। ना वहाँ गरीब देखा जाता है, ना अमीर देखा जाता है, सब पे बोझ डाल दिया जाता है। क्योंकि इस पीएमटी से इतनी बिजली खर्च हुई है, हमने अपनी पूरी करनी है, वो उन पे लोड डाल दिया जाता है। मगर जो चोर है वो मजे कर रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस मुल्क के अंदर सरेआम बिजलियां चोरी हो रही हैं और केसी वालों को पता है, मगर वो चोरों को नहीं पकड़ेंगे। और एक कमर्शियल मीटर, एक सिंगल मीटर पे 18 से 1900 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। उसका कोई किसी खाते में नहीं है, वो बगैर आपकी बिजली इस्तेमाल किए भी आपसे वसूल किया जा रहा है। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है। एक छोटा सा दुकानदार है, वो बेचारा छोटी सी दुकान चला रहा है, एक बल्ब चलाता है, उसका बिल कितना आता है 2800, 3000, 3200। उसने महीने के यूनिट कितने इस्तेमाल किए, 4 से 5 यूनिट इस्तेमाल किए, और बिल उसका कितना है 3000, 3200, 2800, इतना बिल आ रहा है उसका। यार इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा गरीबों के साथ। और एक घर है, एक घर के अंदर अगर 200 यूनिट है तो 200 यूनिट से एक यूनिट ऊपर हो गया है, तो आपने क्या किया कि उसके ऊपर टैक्स लगा दिए और बढ़ा दिए, और वो 6 महीने तक इसी तरह वो बेचारा उसकी सजा भुगतता रहेगा कि उसने 200 यूनिट से एक यूनिट ऊपर कैसे कर दिया। उसको 6 महीने उस गरीब को सजा मिलेगी। जो अरबों रुपए के टैक्स खा जाते हैं उनको एक दिन के लिए भी सजा नहीं दी जाती, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं, वो असम्बलियों में बैठे हुए लोग हैं। अब शुगर मिले हैं, शुगर मिलों के ऊपर भी पूरा टैक्स कोई वसूल नहीं कर रहा, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। पूरा जो वो देते हैं वो बोल रहे हाँ जी ठीक है, यही टैक्स बनता है आपका। तो जब इस मुल्क में ये नाइंसाफियां होंगी तो ये मुल्क का यही हाल होगा। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला को ऐसा सच्चा इंसान ले आए जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत रखता हो, इस अवाम के साथ मोहब्बत रखता हो। हमने इन 50 सालों में यही देखते हुए आ रहे हैं, चाहे कुछ भी है इस मुल्क में, अगर थोड़े बहुत कोई सही काम किया तो वो नवाज शरीफ ने किया, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। बाकी सब ने हमें भरम ही दिए। और शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ का नाम तक बदनाम कर दिया है कि ये नवाज शरीफ का जो है ना नवाज शरीफ की पार्टी का वजीर आजम है। आप यकीन करो, ये नवाज शरीफ का नाम बदनाम कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। और खुदा का वास्ता शहबाज शरीफ साहब, जितना आप नून लीग को नुकसान पहुंचा रहे हो इतना कोई भी नहीं पहुंचा रहा।
और गैस की लोड शेडिंग ऐसे कर दी है कि जैसे ये गैस हम सऊदीया, कतर, दुबई इन मुल्कों से मंगवाते थे। और यार घर की गैस जो है वो हमारी अपनी पाकिस्तान की पैदा करदा गैस है, और उसके अंदर भी लोड शेडिंग है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो पता चलता है 7 बजे तक गैस ही नहीं आई। टाइम दिया हुआ है 5 बजे का और गैस आ रही है 7 बजे। वो बच्चे नाश्ता कहां से करें? किसी ने ड्यूटी पे जाना है, वो कैसे जाए? ये जो हड हराम इस इदारे में बंदे बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्यों नहीं नौकरियों से निकाला जाता? कि आप जो टाइम देते हैं उस टाइम पे क्यों नहीं गैस देते उनको? मगर वो सिफारशी भर्ती हैं, उनको कोई नहीं निकाला जाएगा। उनको बल्कि और तरक्की दे दी जाएगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर आगे वही बढ़ता है, आगे वही जाता है जो गरीब आवाम का खून चूसता हो, गरीब आवाम को तकलीफ देता हो। वो सबसे अच्छा काम वही इस मुल्क में करता है। ये आपने सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ाया, आपने गरीब लोगों के ऊपर एक ऐसा बम गिराया है जो ना जीने के काबिल है ना मरने के काबिल है वो। और इस मुल्क के अंदर गरीब बेचारे को तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। अदालतों में अगर उसका कोई केस है तो वहां वो धक्के खा रहा है, क्योंकि उसका इतना पैसा नहीं है कि वो को बड़ा वकील कर सके। वो वहां धक्के खा रहा है, वहां उसको इंसाफ नहीं मिलता। थानों में जाता है, थाने वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते, और किसी इदारे में चला जाता है, वहां भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। इस मुल्क के अंदर 2 कानून है, गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। आज तो कैद आजम साहब की रूह भी जो है वो तड़पती होगी कि यार मैंने इस मुल्क के अंदर कौन से लोगों को छोड़ दिया है, कौन से लोगों के हाथ ये मुल्क लग गया है, और इस मुल्क का निजाम क्या है इन्होंने बना दिया। कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क, और उसका हशर क्या हो रहा है। कलमे के नाम के बने हुए मुल्क का यही क्या दस्तूर था कि इसके अंदर नाइंसाफियां, बदअनवानियां और गरीबों के साथ जुल्म, यही इसका मकसद था। हमारे पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक होना पड़ेगा, मगर इन लीडरों के पीछे नहीं। ये जितने सियासी लीडर हैं अपने मुफाद प्रस्त हैं। ये अवाम को खुद उठना होगा, खुद खड़े होना होगा। जब तक इस मुल्क की अवाम खुद नहीं उठेगी, खुद नहीं खड़ी होगी, हमारा यही हाल रहेगा। अगर हम ये सोचें कि ये लीडर कुछ करेंगे, ये हरगिज नहीं करेंगे। आप देख लो इस महंगाई के दौर के अंदर भी जब वजीर जा रहे होते हैं तो कितना प्रोटोकॉल होता है उनके पीछे। और इसके अंदर ऐसे ऐसे वजीर हैं जो इस सियासत में आने से पहले उनकी क्या औकात थी और आज वो कहां पहुंचे हुए। जो स्टेट एजेंट थे आज वो अरबों के मालिक हैं। जो 1992 में यामा मोटरसाइकिल के मालिक थे आज वो बड़ी बड़ी मिलों के मालिक हैं। अल्लाह ताला ही है इस मुल्क के ऊपर रहम करे। ये क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? गवर्नमेंट इनके ऊपर मतलब कोई कानून लागू नहीं है कि यार ये पैसा कहां से आया आपके पास। और अगर किसी शरीफ आदमी के पास कहीं उसका बिजनेस है और बिजनेस से उसने पैसा कमाया, उसके पीछे लग जाएंगे कि ये कहां से पैसा आया तेरे पास। और बड़े बड़े वडेरे और बड़े बड़े डाकू अरबों खरबों रुपया जहां मर्जी है लाएं, ले जाएं, बाहर ले जाएं, इधर ले जाएं, उनको कोई पूछता नहीं है। आज अगर पाकिस्तान से इन्वेस्टर भाग जाता है तो वो सिर्फ इसी चक्रों में भाग जाता है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां से बाहर भाग रहे हैं उनको ना भागने दिया जाए? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से अपना पैसा निकाल कर दुबई ले गए थे और आज उनका वो पैसा जो है वहां भी डूब गया।
क्योंकि उन्होंने भी आवाम से लूटा हुआ पैसा था, 2 नंबरी पैसा था, लूटा हुआ पैसा था, वो यहां से भागे कि वहां हम ले जाए, वहां तो कोई पूछने वाला नहीं ये पैसा किधर से आया, और आज वो वहां भी डूब गए। तो वज़ीर आज़म साहब, आपसे इल्तिजा ही है कि खुदा का वास्ता है कोई ऐसा कानून बनाओ, कोई ऐसा कि जो टैक्स पूरा पूरा इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से वसूल किया जाए, और वो टैक्स जो उन्होंने गरीबों से वसूल किया हुआ है, गरीबों की जेब से वो पैसा निकाल लिया हुआ है उन्होंने, मगर वो कौमी खजाने में जमा नहीं हुआ। वो बड़े बड़े मिल ओनरों ने अपने घर में लगा लिया है, अपनी प्रॉपर्टियां बना ली हैं और अपने बिजनेस और बढ़ा लिए, मगर वो खजानों में जमा नहीं हुआ। और इसी मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फलाई इदारों को कुछ रकम देने के बाद और अपना ये शो करते हैं कि मैं तो फलाना फलाई इदारा चला रहा हूं, मेरा टैक्स तो मेरा सारा पैसा वहां चला जाता है, मैं टैक्स नहीं दे सकता। टैक्स बचाने के लिए ये लोग भी काम कर रहे हैं, और ये सारी चीजें देखना करना ये गवर्नमेंट का काम है, किसी आम आदमी का काम नहीं है। कोई एक ऐसी पॉलिसी बता दो मियां साहब जो आपने बनाई हो गरीबों के लिए। इस मुल्क के अंदर हर पॉलिसी अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इस मुल्क के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे गरीब का रहना इस मुल्क में जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म ही उस गरीब का यह है कि वो इस मुल्क में रहता है और इस मुल्क से मोहब्बत करता है। सबसे बड़ा जुर्म उसका यह है वो इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क के लिए लड़ता है और मरता है। यही उसका जुर्म है इस गरीब का। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि खुदा का वास्ता है कि ये गरीब आपस में एक हो जाओ। इन लुटेरों और सियासतदानों के कहने पे आप एक दूसरे के साथ मत लड़ो। सियासी पार्टियों के खातर हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, और ये वो सियासी पार्टियां सब की सब अपने मुफाद के लिए, इस मुल्क के लिए नहीं है, इस अवाम के मुफाद के लिए नहीं है, अपने मुफाद के लिए। और हम इन्हीं सियासी पार्टियों के कहने पे और इन्हीं की मोहब्बतों में हम अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ लड़ रहे होते हैं। यार खुदा के लिए हमें अवाम को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि यार हम इन लोगों के लिए आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और हमें नहीं लड़ना चाहिए। और इस पूरी पाकिस्तान की अवाम से एक ही अपील है कि खुदा का वास्ता है पार्टियां ना देखो, एक हो जाओ। जब तक अवाम एक हो नहीं होगी तब तक हमारा हाल यही रहेगा। इन तमाम गरीबों से अपील है कि खुदा का वास्ता है जो नॉर्मल लोग हैं इन सबको चाहिए कि एक इकट्ठे हो जाओ, एक आवाज बन जाओ। जब एक आवाज बनोगे तो इस मुल्क में तुम्हारी आवाज बिल्कुल सुनी जाएगी। जब तक हम टुकड़ों में हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, हमारे पे जुल्म होते रहेंगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। खुदा का वास्ता है सब एक हो जाओ। अगर एक गरीब के साथ जुल्म हो रहा है तो सबको चाहिए उसका साथ देना चाहिए, मगर हम तमाशा देखते हैं, कोई साथ नहीं देता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को हदायत दे और सब लोगों को आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत दे, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के दिलों में भी कोई रहम डाल दे कि ये हुक्मरान भी इस गरीब अवाम के लिए कुछ सोच लें। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला इन सियासतदानों के दिलों में भी कोई इस अवाम के लिए कोई रहम डाल दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।